बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आवाज़ आ रही है सबको? कंफर्म करते हैं। अच्छा, चलें जी, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज़ का क्या कोर्स जिसको हम कहते हैं, और आज हमसे इसको शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ मोटी मोटी चंद बातें ये हैं कि जो इस टाइम क्या कहते हैं हमारी मीटिंग है, इसके अंदर आवाज़ की डिस्टॉर्शन भी हो सकती है। लॉकडाउन की वजह से सारे घरों में बैठे हैं, नेट का भी कहीं से मसला आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये होगा कि फ़ौरन आपने इंटीमेट करना है चैट बॉक्स में। ऑडियो हर किसी ने अपनी अपनी म्यूट करनी है फ़िलहाल इनिशियली। अपनी ऑडियो जो है उसको आपने नहीं ओपन करना, और क्या कहते हैं जब हम क्लास एंड कर लेंगे तो आखिरी 10 से 15 मिनट हम क्वेश्चन के लिए रखेंगे, जिसमें हम आपके ऑडियो जो है वो अनम्यूट कर दिया करेंगे और आप उसमें क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, तो क्लास के दौरान में आप क्वेश्चन कर सकते हैं ओनली सिर्फ टाइपिंग की सूरत में, और उसके बाद ये है कि क्लास के एंड पे आप अपने क्वेश्चन नोट करते आइएगा, और वो जो है सारे के सारे हम इंशाल्लाह एक ही बार बैठ के उनको डील कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम एक क्या कहते हैं आज शुरू करते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, और इसको देखते हैं कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट का वेटेज वगैरह क्या है। तो हमने छोटा सा यहाँ पे क्या कहते हैं एक खाका सा बनाया हुआ है कि जिसमें हम देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज कौन कौन सी क्या कहते हैं चेंजेस हैं, या कौन कौन सा हमारा वेटेज आया है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं, देखें बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज 15 चैप्टर हैं, जिसमें हम वेटेज देख लेते हैं कि पहले और दूसरे चैप्टर का 25 मार्क्स का है, 3 4 5 का 20 मार्क्स का है, 6 7 का 20 है, 8 9 10 20 और 11 का 15 मार्क्स। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक ग्रिड है जिसकी हमने प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद ये देखना है कि हमने जो साथ साथ हमारे रिपीटर हैं उनको भी साथ हमने लेके चलना है, और उसके बाद जो फ्रेश हैं उनके लिए भी। तो हम चीज़ों को डिटेल करेंगे, चीज़ों को हम अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन ये है कि उसके लिए आपकी फुल सपोर्ट और साथ में कंसिस्टेंसी चाहिए होगी कि आप साथ साथ अपने आप को अपडेट रखें और अपने आप को साथ साथ क्या कहते हैं इनको वो करते हैं, खुद को साथ साथ जो है तैयार करते हैं। ओके, अब उसके बाद जब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या कहते हैं एक पैटर्न क्या रहेगा स्टडी का। तो हमारा एक पैटर्न स्टडी का ये रहेगा कि हमने जो है स्टडी करनी है, और जो वो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे आई कैप की स्टडी बुक से, स्टडी टेक्स्ट से। ठीक है, देखो हम एक सिंपल सी बात है कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको समझ आ जाएगी कि हम किसी भी बुक या किसी भी टीचर की बुक से जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है, और देखना होगा कि हम कौन कौन से मसले मसाइल से बच सकते हैं आई कैप की स्टडी टेक्स्ट यूज करके। देखिए, स्टडी टेक्स्ट यूज करने का सबसे पहला फायदा तो ये है कि हम किसी भी टीचर की बुक से पढ़ के जाएं, हम एग्जाम सेंटर में एक चीज थोड़ी सी टेंशन लेके जाएंगे कि क्या हमने वाकई ही पूरा कोर्स किया है, या हमने कहीं पे कुछ चीजें मिस कर दी हैं, या हमने कहीं पे छोड़ दिया है, कहीं पे टीचर ने शॉर्ट तो नहीं कर दिया, क्या हम एक्सप्लेनेटरी मटेरियल जो लिख रहे हैं वो बुक से रिलेटेड है या बुक से आउट है, बुक की वर्डिंग हमारे पास नहीं है कि हम कहाँ से बुक की वर्डिंग ले आए और इसमें लिखें। तो इस तरह की काफी छोटी छोटी टेंशन होती हैं जो कि आई कैप के एग्जाम में आपको तंग करेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि हम पढ़ेंगे आई कैप की बुक से। एक तो ये है कि इसका जो भी सिलेबस है वो यही का यही है, इसी में से ही सारा कुछ आना है, तो 100% सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा इसमें। दूसरी चीज ये है कि हम तैयार इसको इस तरीके से करेंगे कि देखिए, मैंने इस टाइम आई कैप की स्टडी टेक्स्ट खोली हुई है अपने उस पर, और इसको मैंने पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसमें ये करेंगे कि हम साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाएंगे, हम हर टॉपिक के ऊपर जाएंगे, आप स्टडी टेक्स्ट साथ रखिएगा, हम देखते जाएंगे कि उसमें से कौन कौन सी लाइन काटनी है, कौन सी लिखनी है, और उसको किस तरह लिखना है। ठीक है, तो ये साथ ही हमारे नोट्स तैयार होते जाएंगे। ठीक है, साथ साथ हमारे नोट्स भी तैयार होते जाएंगे, हमारी बुक भी साथ साथ रिवाइज होती जाएगी, और से जब हम एंड पे बैठेंगे रिवीजन कर रहे होंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली 100 110 20 पेजेस के हमारे अपने नोट्स होंगे लिखे हुए, जिनको हमारे लिए तैयार करना भी आसान होगा, और वो एज इट इज हमारे पास क्या कहते हैं एक एसेट भी बन जाएगा, और हमारी पहले भी तैयारी उससे अच्छी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो मूव करते हैं आज की क्या कहते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आई कैप ने इसको क्यों रखा है। मैं इस पे पहले काफी वीडियोस बना चुका हूँ, आप में से ज्यादातर लोग देख भी ली होगी। तो एक छोटा सा दे देते हैं कि भैया देखो, जब हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसका मेन काम होता है ऑडिट या अकाउंटिंग। तो हम किसी भी चीज की अकाउंटिंग या अकाउंट फॉलो करना या ऑडिट उसको चेक करना उस वक्त ही कर सकते हैं जब तक कि हमें उसके कंप्लीट या मुकम्मल एस्पेक्ट्स पता हो। कहीं पे कोई चीज मिस होगी तो हम उस चीज को पूरी तरीके से क्या कहते हैं उसको वो नहीं कर सकेंगे चेक, या उसको क्या कहते हैं एक किस्म का हम उसमें नहीं देख सकेंगे कि उसके ऊपर क्या हमारे चल रहा है। ठीक है, अब देखना यह है कि आई कैप ने इसको क्यों इंक्लूड किया। तो हमें हर चीज से हर लिहाज से फेमिलियर कराने के लिए, हर तरीके से तैयार कराने के लिए, एक बिजनेस के एस्पेक्ट्स को चेक करने के लिए, हमारी हर चीज के अंदर क्या कहते हैं ऑथेंटिसिटी इंक्रीज करने के लिए हमें हर तरह का उसने आई कैप ने एक सिलेबस प्रोवाइड किया है कि हर तरीके से हो जाए। देखो, हमें अकाउंट्स भी पढ़ाया जाता है, हमें ऑडिट भी पढ़ाया जाता है, हमें टैक्स भी पढ़ाया जाता है, हमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती है,
हमें मैनेजमेंट भी पढ़ाई जाती है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें वो हैं जो एक कंप्लीट बिजनेस को रन करने के लिए होती हैं। तो एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ऑडिटर या अकाउंटेंट ही अपॉइंट हो रहा हो। ठीक है, वो किसी भी पोस्ट के ऊपर हो सकता है, वो एज ए एचआर मैनेजर हो सकता है, वो कहीं पे फाइनेंशियल कंट्रोलर हो सकता है, कहीं पे इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म की उसकी क्या कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं और इसके देखते हैं कि हम इसको तरीकाकार के लेके चलेंगे। हम 1 से 11 तक बिल्कुल तरतीब से चलेंगे, साथ साथ हम कोशिश करेंगे कुछ थोड़े बहुत इनके पास पेपर देखते जाएं। हम एक दिन जो टॉपिक किया करेंगे, अगले दिन अगली क्लास से पहले हम उसका एक क्वेश्चन, कम अज कम एक क्वेश्चन उसको रिवाइज करने के लिए कर लिया करेंगे। ठीक है, ताकि वो चीज हमारी तैयार हो जाए और मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर पे, मैनेजमेंट कंसेप्ट के ऊपर। मैनेजमेंट कंसेप्ट पहला चैप्टर बिजनेस मैनेजमेंट का लेंथी चैप्टर है पहले दो। तो पहली बात तो ये है कि इनके अंदर आपका इनका वेटेज भी सबसे ज्यादा है, 25 नंबर का वेटेज है। और क्या कहते हैं इसके अंदर आपको जरा थोड़ा सा हौसला बांध के रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ये है कि मैंने स्टडी टेक्स्ट के अंदर से जो जो चीजें क्या कहते हैं पूरे पूरे टॉपिक डिलीट होने हैं वो तो मैं एज इट इज हाईलाइट कर दूंगा, रेड कर दूंगा कि वो पूरे का पूरा पेज निकाल के साइड पे कर दे, उसे याद करने की जरूरत नहीं। हाँ, जिस तरह की थ्योरीज हैं, इस तरह की डेफिनेशन है, वो मैं इनको क्या कहते हैं शॉर्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो इसको क्या कहते हैं आप भी अपनी बुक से काटना चाहें काट सकते हैं, वरना एज इट इज मैं ये जो क्या कहते हैं अपनी वर्ल्ड की बुक है ये जी ड्राइव पे या मेगा पे एक फोल्डर बना के वहां पे मैं रख लूंगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपके एज इट इज नोट्स भी साथ तैयार होते जाएंगे। चलते हैं मैनेजमेंट और लीडरशिप। तो पहले चैप्टर में हमने आज देखना क्या है कि भैया जी मैनेजमेंट और लीडरशिप में फर्क क्या है। देखो कोई भी बिजनेस होता है उसको रन करने के लिए हम देखो ऑडिटर होते हैं, हमारा काम होता है हमने साल में जाके चेक करना होता है एक बार। ठीक है, साल के एंड पे चले जाते हैं, साल में 2 बार चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। जो शेयर होल्डर होते हैं उनका काम होता है कि वो कंपनी में पैसा लगा देते हैं और उसके बाद एक कंपनी जो होती है उसके अंदर वो पैसा लगा देते हैं शेयर होल्डर, और उसके बाद वो भूल जाते हैं कि भाई हो क्या रहा है। मोस्ट केसेस में, छोटे केसेस में, छोटी कंपनी केस में होता है कि शेयर होल्डर ही डायरेक्टर या मैनेजर होते हैं। लेकिन अगर आप में से किसी ने बिजनेस लॉ या कंपनी लॉ पढ़ लिया है तो उनको आइडिया हो गया होगा कि शेयर होल्डर इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपनी, मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी। तो लिहाजा इसके जो काम होते हैं शेयर होल्डर इनके अंदर पैसा डालना है और चुप करके साइड पे हो जाना है। ऑडिटर ने साल में एक बार आना है और इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, अब इसको जो चीज चलाने के लिए जरूरी है, कंपनी को जो चला रहे होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है, जिसको आप मैनेजमेंट भी कहते हैं या कुछ इस तरह कोई भी चीज कह सकते हैं। तो जो सारा साल उसको एक चला रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, वो होते हैं डायरेक्टर। अब डायरेक्टर्स का क्या काम होता है कि वो भाई कंपनी को मैनेज करें, कंपनी के अफेयर्स मैनेज करें, कंपनी के एम्प्लॉयज वगैरह को मैनेज करना होता है उन्होंने, कंपनी की फाइनेंशियल एफिशिएंसी को उन्होंने रिटेन करना होता है, बिजनेस प्लान्स बनाने होते हैं, स्ट्रेटजीज बनानी होती हैं। तो क्या होता है कि ऑल इन ऑल उनको अपनी कमाई हलाल करनी होती है। तो कंपनी का जो बिजनेस होता है वो सारे का सारा जो चला रहे होते हैं वो कंपनी के मैनेजर चला रहे होते हैं। ठीक है, तो अब एज ए मैनेजर कहीं पे अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट होता है तो आई कैप कहता है कि भाई वहां जाने से पहले, इससे पहले कि वहां पे जाके भाई साहब हमारा नाम कटवा दें और मुंह उठा के बैठे हो कि भाई मैंने करना क्या है, तो उसको कम से कम पता हो कि उसने वहां पे जाके क्या करना है, उसको अपने मोटे मोटे रोल या किरदार पता हो। ठीक है, तो इस तरह क्या कहते हैं आई कैप ने एक मुख्तलिफ किस्म का एक टॉपिक डाला मैनेजमेंट कंसेप्ट के हिसाब से, जिसके अंदर मैनेजमेंट और लीडरशिप वगैरह की चीजें हम साथ साथ करते जाएंगे कि भाई कौन कौन सी थ्योरीज हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हैं। और थ्योरीज को तैयार करने के लिए हम एक काम करेंगे कि हम एक कीवर्ड हर थ्योरी के अंदर से निकाल लिया करेंगे कि भाई ये कीवर्ड है। जब भी क्वेश्चन में वो कीवर्ड देखा जाएगा हमें समझ आ जाएगी कि ये वो वाली थ्योरी पूछी गई है। हम ज्यादातर कंफ्यूज वहां पे होते हैं जहाँ पे हमें क्या कहते हैं काफी सारी थ्योरीज के अंदर से कोई थ्योरी आ जाती है और हमें पता नहीं होता कि हमने उसके अंदर क्या करना है। तो लिहाजा सबसे पहले ये होगा कि हम हर टॉपिक के अंदर से एक कीवर्ड निकाल लिया करेंगे और उसको याद कर लेंगे कि भैया जी ये कीवर्ड जो है इस थ्योरी के रिलेटेड है। चलते हैं आगे, चलते हैं और देखते हैं कि भैया जी क्या चल रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद कंट्रोलिंग विद और कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड पीपल टू अचीव स्पेसिफिक पर्पस। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई? मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि भैया जी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ अपने रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज में क्या कुछ आ सकता है, हमारे रिसोर्सेज में हमारे एचआर भी आ सकते हैं, हमारे एम्प्लॉयज हैं, हमारा रॉ मटेरियल आ सकता है, हमारी स्ट्रेंथ आ सकती है, हमारे कई किस्म की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो हमारे रिसोर्सेज होती हैं। तो हम उस रिसोर्सेज को किसी एक खास पर्पज को अचीव करने के लिए अच्छे तरीके से एलोकेट करते हैं। उस एलोकेट करने के प्रोसेस को कहा जाता है मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब देखो कि हम एक बिजनेस एंटिटी में हम एक मैनेजर को, किसी आदमी को एक मैनेजर क्यों लगाते हैं या एक ऐसे सुपरवाइजर क्यों लगाते हैं? मैनेजर जो होता है उसके ऊपर उसे पता होता है कि भाई ये बंदा जो है, ये रिसोर्स जो है इस जगह पे लगाने के लिए मुझे जो है क्या कहते हैं इस बंदे के अंडर लोगों से काम कराने में आसानी होगी।
मतलब ये एक स्पेसिफिक वर्क अपने अंडर लोगों से करा के मुझे देगा, तो लिहाजा इस बंदे को मैं यहाँ पे एलोकेट कर देता हूँ। तो लिहाजा क्या हुआ कि ये प्रोसेस हो गया एक बंदे को, किसी एक रिसोर्स को किसी जगह पे एलोकेट करने का, ताकि वहां से डिजायर्ड जो क्या कहते हैं आउटकम है वो निकल सके। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि भैया जी डीलिंग विद और कंट्रोलिंग रिसोर्सेज एंड पीपल टू अचीव स्पेसिफिक पर्पस। कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बुक्स की डेफिनेशन है, एज इट इज करते जाएंगे और इसको याद करके साथ साथ लिखते जाएंगे। आगे चलते हैं। सिंपल वर्ड मैनेजमेंट कैन बी डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है कि भाई वो कहते हैं कि लोगों से काम निकलवाने के काम को, जो काम निकलवाने का आर्ट है, हुनर है, फन है, जिसको कह सकते हैं कि आप किसी बंदे से काम निकलवाने की जो सलाहियत है उसको मैनेजमेंट कह सकते हैं। किसी से मक्खन लगा के किसी को निकलवाने होते हैं कि भाई तुम बहुत बड़े शेर हो, तुम ही हो, तुम हो, तो किसी की बटरिंग हो जाती है, किसी को कुछ करके, किसी को ज्यादा तनख्वाह दे के। तो कोई भी एक ऐसा आर्ट, किसी की मोटिवेशन एक्सप्लॉइट करके, किसी को इमोशनली एक्सप्लॉइट करके, जो उस क्या कहते हैं उससे एक काम निकलवाने के प्रोसेस को जो कहते हैं वो कहते हैं एक मैनेजमेंट का, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट टेक प्लेस विद इन अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग विद प्रिस्क्राइब्ड रोड, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ एन एम ऑब्जेक्टिव इन्फ्लुएंसिंग एफर्ट ऑफ अदर, द रीजन ऑफ मैनेजमेंट इज वन थ्रू अदर्स। तो ये वाला पूरे का पूरा पैराग्राफ आपने एज इट इज ये भी डिलीट कर देना है। हमारे लिए एक और थोड़ी सी आसानी हो गई, हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। तो पहले पैरा के अंदर हमारे पास क्या काम की चीज निकली कि जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है हमने वो अपने लिए निकाल ले। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट 5 स्टेप प्रोसेस बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने एक क्या कहते हैं प्रोसेस दिया, मैनेजमेंट 5 स्टेप। हम अब ये जो 3-4 चीजें, ये 5 स्टेप उसने बताया ना, ये आगे 3-4 जगहों पे यूज होंगे, मुख्तलिफ नाम से होंगे, मुख्तलिफ चीजों से होंगे, लेकिन सेम चीज यही होगी, यही कुछ होगा, यही रिपीट होगा, हम जाके देखेंगे। ठीक है। अब प्रोसेस से क्या मुराद है? हमने अभी क्या देखा कि मैनेजमेंट क्या प्रोसेस है, रिसोर्सेज को एलोकेट करने का। तो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है कि मतलब एक रिसोर्स को, अगर एक आदमी को आपने किसी जॉब पे रखना है, या एक रॉ मटेरियल को आपने कहीं पे प्रोडक्शन में देना है, या आपने कुछ इस तरह का करना है, तो आपको वहां पे क्या कहते हैं, एक कोई भी प्रोडक्शन में आप रिसोर्सेज उस पर लेके जाएंगे, आपको मटेरियल वहां पे जाके एलोकेट करना है, तो आपने एक प्रोसेस के थ्रू जाना होता है। मतलब सबसे पहले देखें कि मैं आपको एक बंदे, आपने एक आदमी को सुपरवाइजर रखना है कहीं पर, सुपरवाइजर रख के आपने कहीं पे एक उसके जो नीचे सबऑर्डिनेट है उनसे कोई ना कोई काम निकलवाना है। ठीक है। आपको पता है कि आपने किसी प्रोसेस के थ्रू, आप सबसे पहले उसे हायर करेंगे, फिर उसके बाद उसके लिए आपने जीडी बनानी होगी, फिर उसके आप मुख्तलिफ क्या कहते हैं रेमुनेशन वगैरह और वो चीज़ें आपने फिक्स करनी होगी। तो मुख्तलिफ चीज़ें करने के बाद आप एक पूरा प्रोसेस करने के बाद उस बंदे को किसी के ऊपर जाके अपॉइंट करेंगे वहां से, ताकि कि वो एक डिजायर्ड आपका आउटकम निकल सके। ठीक है। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि इसके 5 स्टेप होते हैं इस प्रोसेस के। प्रोसेस क्या है? किसी भी रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी रिसोर्सेज को एलोकेट करना, किसी भी स्पेसिफिक जगह पे कोई खास ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। और इसके 5 स्टेप होते हैं। ये स्टेप आगे जाके जगह जगह रिपीट होने हैं, हर जगह पे मुख्तलिफ नामों से रिपीट होंगे। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे कि मेन हेडिंग इसकी याद रखेंगे, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन साथ में याद रखेंगे, और ये होगा कि एज इट इज इसको प्रोड्यूस करते जाएंगे। पहला उसने कहा कि प्रोसेस का सबसे पहला काम क्या होता है, हमें सब पता है। जब भी कोई एक प्रोसेस स्टार्ट करना होता है उससे पहले प्लानिंग होती है। प्लानिंग में क्या है कि एडवांस्ड उसका टास्क डिसाइड करना, टाइमिंग और मेथडोलॉजी जो है वो डिसाइड करना, ऑर्गेनाइजिंग, मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। भाई देखना कि भाई इस काम को करने के लिए हमें कितने रिसोर्सेज जरूरत है। से कि हमें चाहिए कि एक हमने नया डिपार्टमेंट खड़ा करना है, हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करना है, या एक नई ब्रांच ओपन करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें इसके लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, हमें कितने लोग चाहिए। ठीक है। उन सबको ऑर्गेनाइज करें, हम लोगों को इकट्ठा करें, उन्हें ऑर्गेनाइज करें कि भाई इतने, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इतने दिन के लिए हमने काम करना है। तो इस तरीके से आप खुद को ऑर्गेनाइज करें। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग, मतलब फिर उसके बाद उनको गाइडलाइन दी जाएगी कि आपने इस तरीके से काम करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपने प्लान करना है कि आपको करना क्या है एक्चुअली। नहीं, अगर ब्रांच ओपन करनी है तो आपको किस तरीके से रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं। फिर आपने उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद फिर रिसोर्सेज को आपने गाइडलाइंस देनी है कि आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है, ताकि आपसे अच्छे से अच्छा रिजल्ट इफेक्टिवली और एफिशिएंटली निकल सके। फिर यह है कि आपने मुसलसल उनके साथ कोऑर्डिनेट में रहना है, हर चीज आपने क्या कहते हैं उनसे डिस्कस करनी है। आपको ये इस बात को इंश्योर करना है कि उस जो आपने ब्रांच ओपन किया उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके तमाम लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में रह सकें। ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग क्या है कि आपने जो चेकिंग का प्रोग्रेस है,
आपने उनको मॉनिटर करना है साथ साथ, और उसको साथ में आपने कंट्रोल भी करते रहना है। ठीक है, ये 5 स्टेप एक प्रोसेस हो गया है मैनेजमेंट का, जो हेनरी फ्योल ने बताया है। उसके बाद मैनेजमेंट इज गेटिंग पीपल टू वर्क हार्मोनियसली टुगेदर बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। एक छोटी सी उसने बीच में क्या कहते हैं, आई के आपकी स्टडी टेक्स्ट में एक लाइन डाल दी है कि भाई एक्चुअली मैनेजमेंट का पर्पस क्या होता है। ठीक है, the purpose of management is help to achieve objective of an organization through efficient usage of human, physical, and financial resources with the best possible combination of means and making appropriate decision while taking into consideration। तो कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। ये देखें, मैंने इसी तरह की छोटे छोटे पैराग्राफ बीच में छोड़ दिए हैं। उसकी रीजन ये है कि एट द एंड जब आप एग्जाम में बैठे हो, वहां पे कुछ ना कुछ आपके लिए, आपके पास लिखने के लिए मटेरियल हो, जस्ट वन लाइन के ऊपर आप ना टिक के बैठ जाए। ठीक हो गया, आगे मूव करते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि भैया अगला टॉपिक क्या है। वो कहता है कि मैनेजमेंट लेवल, क्योंकि मुख्तलिफ लेवल क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना मुख्तलिफ लेवल पे मैनेजमेंट हो रही होती है। अगर हम नॉर्मली भी देखें, एक फर्म के अंदर हमारी एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती है, उसमें एक पार्टनर होता है, फिर उसके नीचे मैनेजर होता है, फिर उसके नीचे क्या कहते हैं सुपरवाइजर होता है, फिर उसके नीचे सीनियर होता है, फिर सेमी सीनियर होता है, फिर जूनियर होता है। तो मतलब 4-5 टाइप की जो क्या कहते हैं वो मैनेजमेंट के लेवल होते हैं। सेम इस तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वो कहते हैं कि भाई 3 मेन लेवल होते हैं, टॉप मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर। 3 तरह के मैनेजर्स होते हैं। टॉप मैनेजर्स कौन से होते हैं? जो कि ओवरऑल डायरेक्शन दे रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पार्टनर होंगे या जो डायरेक्टर होते हैं, कि वो ओवरऑल डायरेक्शन दे रहे होते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो नीचे अपने मैनेजर्स वगैरह को और सारों को बता रहे होते हैं कि किस तरह करना है। उनका काम ये होता है कि वो कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखेंगे, क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने वाली साइड पे जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, उसके बाद इनमें से कौन से होते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं। मिडिल मैनेजर में क्या आता है? कोऑर्डिनेट एम्प्लॉयड एक्टिविटीज डिटरमिन। मिडिल मैनेजर में कौन से होते हैं? मैनेजर्स वगैरह होते हैं, उनके ऊपर वाले थोड़े से कह सकते हैं आप मैनेजर होते हैं, या असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। तो ये वाले लोग, इनका काम क्या होता है कि एम्प्लॉइज के साथ कोऑर्डिनेट करना, डिटरमिन विच गुड और सर्विस टू प्रोवाइड, और इन्होंने ये ढूंढना होता है, पता करना होता है कि कौन सी सर्विसेज या कौन सी गुड्स जो है हमने मार्केट में प्रोवाइड करनी है। मतलब इन्होंने मार्केट सर्च करनी है, रिसोर्सेज इकट्ठे करनी है, डिसाइड हाउ टू मार्केट गुड्स और सर्विस टू कस्टमर। मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी इन्होंने डिसाइड करनी होती है। और इनके अंदर इंक्लूड क्या होता है? असिस्टेंट मैनेजर वगैरह। फर्स्ट लाइन मैनेजर क्या होते हैं? जिनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि एम्प्लॉइज के डायरेक्ट ऊपर सुपरवाइजर हो सकता है उनका, जिसको आप प्रोजेक्ट मैनेजर कह सकते हैं, या इस तरह का कोई भी एक आदमी जो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो, उसको फर्स्ट लाइन मैनेजर कहा सकता है। फोरमैन, सुपरवाइजर, क्लरिकल सुपरवाइजर वगैरह, जिनकी डायरेक्ट क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक चीज को हम माइक म्यूट कर लें सारे जो भी पार्टिसिपेंट इस टाइम अपने। तो एक चीज हम देख लें कि मैनेजमेंट लेवल क्या हुआ। 3 मैनेजमेंट लेवल, टॉप, मिडल, फर्स्ट लाइन मैनेजर। टॉप वाले में कौन से आ सकते हैं? हम अगर एग्जांपल लें, डायरेक्टर, शेयर होल्डर। उसके बाद मिडल लाइन में कौन से आ सकते हैं? सुपरवाइजर, मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह। और फर्स्ट लाइन के अंदर वो वाले लोग आएंगे जिनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें सुपरवाइजर आ जाते हैं, फोरमैन आ जाते हैं, क्लरिकल वगैरह। ठीक हो गया, तो 3 मैनेजमेंट के लेवल हैं ये। एक नॉर्मली अगर हम अपनी लाइफ में देखें, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में देखें, तो वहां भी हमें पता है कि पार्टनर होता है, मैनेजर्स क्या कहते हैं, उसके बाद फिर सुपरवाइजर और सीनियर, सेमी सीनियर और फिर जूनियर जाके। तो इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट्स की लेयर होती है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है मैनेजमेंट साइंस अप्रोच। मैनेजमेंट के अंदर साइंस जो है ना, आगे देखेंगे जब हम आगे जाते हैं तो थ्योरीज वगैरह भी पढ़ेंगे, जहाँ पे स्पेशलाइजेशन वगैरह और इस तरह की थ्योरीज हैं, जिसके अंदर हम वहाँ पे भी एक साइंस का ही जिक्र करेंगे। तो शुरू से ही ना जो हमारे क्या कहते हैं खासतौर पे अंग्रेज मैनेजर थे ना, उनकी कोशिश होती थी कि किसी भी तरह से ना लोगों को ज्यादा रगड़ के ना इनसे काम ज्यादा से ज्यादा निकलवाया जाए। मतलब कंसर्न फॉर पीपल कम होती थी, टास्क ज्यादा होता था। तो वो शुरू से ही कोई ना कोई सिस्टमेटिक तरीका निकालने के लिए कोशिश करते रहे हैं, और वो शुरू से ही किसी न किसी ऐसे तरीके पे काम करने की कोशिश करते रहे हैं कि जहाँ से उनको कोई ना कोई एक लॉजिकल तरीका मिल जाए। हम पाकिस्तानी क्या करते हैं? हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। मतलब कोई चीज़ है, हमें शॉर्टकट मिल जाए, हमने प्रॉपर रेगुलर काम नहीं करना। वो कहते हैं कि आलसी बंदे को काम दिया जाए ना मुश्किल, तो वो कोई ना कोई सस्ता तरीका निकाल ही लेता है उसको करने का। तो पाकिस्तानी कौम ये है कि भैया हर दूसरे दिन आया होता है कि वो क्या कहते हैं जरूरत इजाद की माँ है, और कोई ना कोई जुगाड़ लगाया होता है पाकिस्तानियों ने। तो लिहाजा सेम एज इट इज होता है। तो क्यू आर ऑपरेशन रिसर्च अप्रोच, इसमें मतलब ये मेन उनका कंसर्न था कि किसी भी तरीके से हम कोई साइंस बना लें या कोई इस तरह की चीजें बना लें जिससे हमारे मुख्तलिफ किस्म की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए।
सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि भाई ऑपरेशन रिसर्च है क्या, इज अ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी दैट यूज एनालिटिकल टेक्निक्स। एनालिटिकल क्या होता है? मैथमेटिक जिसको कहते हैं, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ इक्वेशन एनालिसिस करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का, प्रैक्टिकली नहीं। मतलब देखो, एक चीज़ होता है कि प्रैक्टिकल करके देखना, एक चीज़ होता है कि दो तीन चीज़ों का एनालिसिस करना। प्रैक्टिकल करना और एनालिसिस करना इज समथिंग डिफरेंट। आप दो होती हुई चीज़ों को उठाते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं। प्रैक्टिकल से मुराद ये है कि आप खुद उस चीज़ को करके देखें। तो लिहाजा किसी भी एक टेक्निक, डिसीजन मेकिंग टेक्निक या प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसके अंदर हम दो या तीन चीज़ों को एनालाइज करके किसी भी मैटर को डिसाइड कर सकते हैं। मतलब यह है कि आपने कोई एक प्रॉब्लम है से कि दुनिया में कोई एक मसला चल रहा है, जिस तरह कि कोरोना का मसला चल रहा है। एक मुल्क है, वो बैठा है और वो देख रहा है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। वो क्या करेगा? वो दो मुल्क उठाएगा, एक अमेरिका उठा लिया से एक पाकिस्तान उठा लिया। अब उन दोनों की स्ट्रेटेजी देखेगा कि अमेरिका वाले लॉकडाउन नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान ने लॉकडाउन किया। अब इन दोनों को एनालाइज करेगा कि देखो भाई, एक बंदे ने लॉकडाउन वाली साइड पे जाने की कोशिश की, एक ने नहीं जाने की, दोनों के रिजल्ट क्या है, उसके बंदे कितने मरे, उसके कितने मरे, अफेक्टेड कितने हैं, उनका रेट क्या है। तो लिहाजा इन दोनों को एनालाइज करके कोई एक बेस्ट ऑप्शन निकाल लेगा। तो इसको कहते हैं एनालिटिकल टेक्निक या ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक। ठीक हो गया। इसकी मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं। नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है ये देख लेते हैं। दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट। नेटवर्क का क्या मतलब है कि कोई एक प्रोजेक्ट है, जिस तरह के हमने एक जहाज बनाना है, तो हम उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट जो है, छोटे 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 कंपोनेंट जो होंगे उनको डिफाइन कर लेंगे और फिर उसको क्या कहते हैं, चेक करेंगे कि भाई हर कंपोनेंट को बनाने में कितना टाइम लगता है। मतलब कि एक चीज हम बना रहे हैं, कमरा बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, उसकी तीन चीजें हैं। जिस तरह की एक छत है, चार दीवारें हैं। अब बगैर चार दीवारों के छत तो नहीं बननी, तो लिहाजा हम एनालिसिस कर लेंगे कि भाई दीवारों को बनने में कितना टाइम लगता है, छत को बनने में कितना टाइम लगता है। दीवारें जब तक नहीं बनेगी तो छत नहीं बन सकती। तो लिहाजा इस तरह के कंपोनेंट करके हम सबसे जो यूजफुल तरीकाकार होता है और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग वाला मेथड होता है, उसको क्या कहते हैं, एक अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस। क्रिटिकल पाथ नेटवर्क एनालिसिस का ही एक क्या कहते हैं, एक पार्ट होता है, जिसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से रास्ते से हम सबसे ज्यादा टाइम बचा के जा सकते हैं। मतलब चार या पांच एक्टिविटीज हैं। जब आप क्या कहते हैं इसमें ग्राफ वगैरह बनाते हैं ऑडिट में इधर उधर, तो वहां पे एक प्रोसेस ड्रा करते हैं और उसमें देखते हैं कि हर काम को करने में, मतलब ये कमीज बनानी है, कमीज बनाने हैं तो उसकी पांच चीजें हैं। मतलब कॉलर है, उसके बाजू हैं, आपके आगे वाला कपड़ा है, उसकी बैन है। सब चीजों को आप देखेंगे और आप देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा टाइम कौन सा लगता है। अगर सबसे ज्यादा टाइम जो है वो क्या कहते हैं, आपके बाजुओं को सीने और इनको लगाने में लगना है, बाकी सारी छोटी छोटी चीजें तो आप सबसे पहले इसी पे काम शुरू कराएंगे, ताकि बीच वाली जो छोटी छोटी चीजें हैं इस दौरान में कंप्लीट हो जाएंगी। तो एट द एंड जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाली चीजें, आप ये नहीं करेंगे कि भैया पहले छोटी छोटी चीजें तैयार कर लें और उसके बाद जो बाजू हैं उनको बाद में तैयार किया जाएगा, ताकि क्यों उन पे ज्यादा टाइम लगता है। तो इस तरीके से आप पहले वाला टाइम भी वेस्ट करेंगे और उसके बाद आगे मजीद टाइम लगाएंगे। तो क्या हुआ कि आपने जब देखा कि भैया जी एक कमीज है, उसके एक कपड़े पे एक दिन लगता है, दूसरे पे दो दिन लगते हैं, तीसरे पे तीन दिन लगते हैं, तो आपने क्या करना है, तीसरे को भी पहले दिन स्टार्ट कर देना, इसको भी पहले दिन, इसको भी पहले दिन, तो तीसरे दिन पे जाके हर चीज आपके पास कंप्लीट होगी। तो इस रास्ते को, इस चीज को आइडेंटिफाई करने को क्रिटिकल पाथ कहते हैं। आगे ये चीजें ऐसे ही सिंपल पढ़ने वाली हैं। गेम थ्योरी क्या होता है? इसमें है, दिस इन्वॉल्व स्टडीइंग मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन टू हेल्प मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। रूल्स आर स्पेसिफाइड। इसमें क्या होता है कि देखो, गेम थ्योरी से मुराद सिंपल एक गेमिंग चीज है। हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकली नहीं कर रहे, हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है और हम उसके पास, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे कि हम हर सोल्यूशन के लिए अलहदा एक किस्म का हर सोल्यूशन के लिहाज से एक डिफरेंट गेम बना लेंगे, एक डिफरेंट स्ट्रेटजी बना लेंगे और तीनों को परफॉर्म करके देखेंगे और देखेंगे उसमें से बेस्ट सोल्यूशन कहाँ देखता है। जिस तरह आप अभी देखें, किसी ने आप में से वो क्या कहते हैं, एक मूवी है गेम के ऊपर बनी हुई, मेज रनर टाइप चीज, उसमें वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ गेम्स को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इनमें से कौन सा लड़का किस गेम में किस तरीके से ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। उसमें से वो बेस्ट एक अपना लीडर जो है, बेस्ट एक पर्सन जो है, वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो गेम थ्योरी से मुराद यही है कि मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन को मुख्तलिफ तरीके से स्ट्रेटजीज में इवॉल्व करना है, फिर हर किसी को उसके रूल दे देने होते हैं और उसके बाद फिर उनको एक्शन में ला देना होता है कि भैया देखें कि इसमें से सबसे ज्यादा बेस्ट आउटकम किसका है। तो जिसका सबसे बेस्ट आउटकम होता है वो हमारी क्या कहते हैं, एक किस्म की
हमारा एक सजेस्टेड अप्रोच बन जाती है, हमने उस पर काम करना होता है। इसमें दो किस्म के होते हैं, जीरो सम गेम जिसको हम कहते हैं कि विन लॉस सिचुएशन भी कहते हैं, जिसमें एक आदमी के क्या कहते हैं विन होता है तो गेन होता है, तो दूसरे का लॉस होता है। दूसरा मैनी पर्सन, इसको हम कहते हैं विन विन सिचुएशन भी कहते हैं, जिसमें हर बंदा थोड़ा थोड़ा दे रहा होता है, थोड़ा थोड़ा ले भी रहा होता है, तो विन विन सिचुएशन में दोनों बैठे होते हैं। क्यूइंग थ्योरी क्या होती है भैया जी, ये देख लेते हैं। दिस डिस्क्राइब यूजिंग मैथमेटिकल मेथड्स फॉर एनालाइजिंग एंड प्रेडिक्टिंग द डिलेज एंड कंजेशन ऑफ वेटिंग इन द क्यू। ये कौन सा तरीका होता है, जिस तरह हम स्ट्रेट लाइन एक यूज करते हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई ब्ला 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 वाई प्लस 4, जिस तरह हम इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज करते हैं, हम अलजबरा के ये कर रहे होते हैं। तो भैया वो जस्ट एक थ्योरेटिकल चीजें नहीं है कि हम इसको क्यों बैठ के सॉल्व करते रहते थे सारा सारा दिन। मैथ में इतना हम किस लिए खपे थे? इस वजह से तो नहीं खपे थे ना कि भैया कोई हम आगे जाके हम बस एक्स की वैल्यू ही फाइंड करते रहे और बाद में हमारा एक्स ही ना मिले। नहीं, इसके पीछे रीजन होती है, इसके पीछे प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। तो हम मैथमेटिकल मॉडलिंग जो होती है, मेथड जो होता है, उसके जरिए हम जिस तरह हमें एक सिंपल एक होते थे न्यूमेरिकल्स आते होते थे हमारे वर्डिंग की फॉर्म में, वो हमें देते होते थे कि भाई इतनी स्पीड में इतना जा रहा है या गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है, तो हम एक्स वाई करके वाई जी वैल्यू करके हर किसी की एक वैल्यू निकालते होते थे। सेम वही चीज है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हमें कोई कह देता है कि भाई इसकी उम्र 2 साल है, इसके बड़े भाई की उम्र इससे 3 गुना है, तो टोटल दोनों की उम्र मिला के 60 साल है, तो बताओ कि इसके बड़े भाई की उम्र कितनी हुई। तो एक ये प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें कि हम मैथमेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, हम एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 कर लेते हैं। तो इस तरह की जो मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, उसको कहते हैं क्यूइंग थ्योरी। सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन के ऊपर हम जनरली बात करें, आप में से काफी सारे लोगों ने गेमें खेली होंगी, सिमुलेटर होती हैं, सिमुलेटर गेमें, मतलब किसी के अंदर कार ड्राइव सिमुलेटर है, कार पार्क सिमुलेटर होता है, जहाज उड़ाने वाली गेमें होती हैं। सिमुलेशन या हम नॉर्मली देखते हैं कि जो पायलट बन रहे होते हैं वो किस तरह अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, उसमें जहाज उड़ रहा होता है, वो बैठ रहे हैं और उसमें वो चला रहे हैं, और चलाने के बाद फिर हम देख रहे होते हैं कि उसको रियलिस्टिक सिचुएशन भी फेस कर रहे होते हैं। तो सिमुलेशन से मुराद यही होती है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम पूरा उसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हम उसका सारा कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हम देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, उसके अंदर फिर हम अपने मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन जो हमारे जहन में होते हैं, हम हर किसी को पुट करके देखते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि एक पायलट जहाज उड़ा रहा है, ठीक है, उसको जहाज पर उड़ाना सिखा रहे होते हैं, पीछे उसका कंट्रोलर होता है, तो वो क्या करता है, कभी बादल ला देता है, कभी तूफान ला देता है, कभी उसका इंजन खराब कर देता है, कभी उसका क्या कहते हैं पर तोड़ देता है। फिर वो देख रहा होता है कि ये आदमी इस सिचुएशन में कैसे काम कर सकता है, ठीक। तो लिहाजा मुख्तलिफ जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हम उसको सिमुलेशन के जरिए देख सकते हैं, उस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं कि हमारे लिए बेस्ट कौन सा सोल्यूशन निकलेगा इसमें से और उसका आउटकम क्या निकलेगा, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम वगैरह, गवर्नमेंट ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह, ये और ये चीजें जो हैं, ये इसकी एक एग्जांपल है। मैथमेटिकल लॉजिक क्या होता है, हम इसमें पहले भी पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। मैथमेटिकल इंटीग्रल टू मोस्ट ऑफ द अदर टेक्निक डिस्क्राइब्ड हियर, सेम उस तरह की जिस तरह मैंने आपको बताया, एक्स इज इक्वल टू वाई, थोड़ा बहुत वेरिएबल और फिक्स के कंपोनेंट पैरामीटर हम चेंज करते हैं, तो ये जो मैथ वाले लोग हैं ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो हमने सिंपल इसको रट्टा मारना है। मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, हमने जिस तरह के पढ़ा, कॉस्ट में हम पढ़ के आए हैं, कॉस्ट में अगर जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, अगर किसी ने पढ़ लिया तो वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, लॉस मिनिमाइजेशन होता है। तो वो मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस होती हैं जिसके जरिए हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट रखते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। हमारी प्रॉब्लम इसमें क्या है, हमारी जो क्या कहते हैं, हमारा अपना ऑब्जेक्टिव है। हमने ऑब्जेक्टिव रख लिया कि भैया अब आज से 1 महीने बाद हमारा प्रॉफिट इतना मैक्सिमाइज हो जाना चाहिए, तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, हम उसमें फिगर पुट करते हैं और मुख्तलिफ वेरिएबल निकाल देता है हमें कि भैया आज इतनी कॉस्ट लगाओगे, इतनी इनपुट दोगे, इतनी तुम्हारी सेल हो जानी चाहिए, तो जाके आपकी फलानी डेट के ऊपर इतने पैसे हो जाएंगे। इस तरह एन्युटी वगैरह देखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखते हैं कि वहाँ पे हमें इतना क्या कहते हैं प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करते हैं चीज़ों की, तो उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं। ऑल इन ऑल, तो ये अप्रोच कहाँ पे यूज होती है, वो कहते हैं कि सिंपल से इसको अप्रोच को करने के 3 स्टेप होते हैं। तो मतलब ये सारी अप्रोचेज हैं, इनको अगर एक सम किया जाए एज ए होल, होलिस्टिक का मतलब है एज ए होल, हम देखा जाए कि इस अप्रोचेज को क्या 3 स्टेप में हम जो है इनको कंफाइन कर सकते हैं। पहला क्या है, डेवलप अ सेट ऑफ पोटेंशियल सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। सबसे पहले तो भैया पहले पोटेंशियल सोल्यूशन निकाल लो, मुख्तलिफ किस्म के आप ऑप्शन अपने पास रख लो, ढूंढ लो कि ये वाले क्या कहते हैं इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम आई है, उसके 10-12 सोल्यूशन निकल आते हैं, किसी से पूछोगे वो कोई सोल्यूशन देगा, दूसरे जब उसको दे दिया है तो अब आपने हर क्या कहते हैं सोल्यूशन को एनालाइज करना है कि भाई इसमें से मजीद छोटा कौन सा हो सकता है, जो मजीद इसमें जो सोल्यूशन है उसके और छोटे टुकड़े कर देने हैं कि भाई इसमें से कौन सा वर्केबल सोल्यूशन निकला है हमारे पास, ठीक है। पहले पहले आपने मेन सोल्यूशन निकाले, उसके बाद फिर आपने उसको मजीद छोटे पार्ट में तोड़ देना। फिर उसके बाद क्या करना है कि आपने उन छोटे छोटे पार्ट्स को जो है
सिमुलेशन में अप्लाई करना है, मतलब आपने प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करना है, प्रैक्टिकली नहीं, सिर्फ सिमुलेट कर रहे हैं आप सिचुएशन को सिर्फ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर वहां से आपने एनालाइज करना है कि भैया कितनी एफर्ट या कितनी मेहनत इस पे लगेगी और कितने जो इसमें क्या कहते हैं हमारा आउटकम निकलेगा। तो लिहाजा जो बेस्ट आउटकम होगा वो हमारा क्या कहते हैं एक सोल्यूशन होगा, सजेस्टेड सोल्यूशन। तो ये ओवरऑल ऊपर वाली सारी टेक्निक को यूज करने के लिए एक किस्म की प्रोसेस की अप्रोच है। ठीक हो गया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, हमारी जनरल डिस्कशन काफ़ी हुई है शुरू में ही। तो देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा कि फ्योल ने जो मैनेजमेंट है उसके स्टेप कौन से बताए, स्टेप 5 स्टेप जो होते हैं मैनेजमेंट। पहले हमने देखा मैनेजमेंट का क्या है, ये एक प्रोसेस है, इस चीज़ का प्रोसेस है मुख्तलिफ रिसोर्सेज को किसी भी जगह पे एलोकेट करना ताकि हम अपना डिजायर आउटकम निकाल सकें। उस प्रोसेस का क्या प्रोग्रेस है, उस प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप होते हैं मैनेजमेंट वाले के। पहला प्लानिंग होता है कि चीज़ों को प्लान किया जाए, उसके बाद ऑर्गेनाइज किया जाना, उसके बाद फिर डायरेक्ट करना, फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेट करना, और फिर उनकी क्या कहते हैं एक्टिविटी को कंट्रोल करना। ठीक हो गया। ये तो हमने एक सिंपल सा मैनेजमेंट का आइडिया लिया था। उसके बाद फिर हमने मैनेजमेंट के लेवल पढ़े कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 तरह के मैनेजमेंट के लेवल नॉर्मली होते हैं। टॉप मैनेजर होते हैं, मिडिल लाइन और फर्स्ट लाइन मैनेजर। टॉप मैनेजर में कौन से होते हैं, जो ओवरऑल सुपरविजन कर रहे होते हैं, ये डायरेक्शन दे रहे होते हैं, जिसमें डायरेक्टर सीईओ वगैरह आते हैं। मिडिल लाइन मैनेजर कौन से होते हैं, जो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं नीचे वाले एम्प्लॉय से भी और ऊपर वालों के दरमियान भी, जो एज ए ब्रिज भी काम कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, मार्केट रिसर्च वगैरह। तो सबसे एक्सटेंसिव काम जो कर रहे होते हैं वो मिडिल लाइन मैनेजर होते हैं, जिसमें मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर वगैरह आ जाते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर कौन से होते हैं, जो कोर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट एक्चुअली ड्राइव करा रहे होते हैं, जिसमें सुपरवाइजर आते हैं और क्लरिकल सुपरवाइजर वगैरह। तो इस तरह की चीज़ है। फिर हमने देखा मैनेजमेंट साइंस अप्रोच। ये इसमें से बिल्कुल ही शॉर्ट सा क्वेश्चन बन सकता है। हमने देखा कि अभी पिछले पास्ट पेपर जो एनालिसिस है उसमें सबसे ज़्यादा एक क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन पूछी गई है, गेमिंग थ्योरी की, सिमुलेशन की। इन 3 के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया गया है, बाकी किसी के ऊपर इतना फोकस नहीं किया गया। इसको एज इट इज़ रट्टा मार लीजिएगा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये जो स्टडी टेक्स्ट है मैंने इसमें से इजाफी चीज़ें सारी निकाल दी हैं, ये हमारे अब एज इट इज़ नोट्स ही बनते जाएंगे। हमने वो वाली लाइन है वो वाली चीज़ें निकाल दी हैं जो एक्सप्लेनेशन की लिखी हुई थी। तो हमारा एक ये फ़ायदा होगा इसमें कि हमारी बुक ही जो है एज इट इज़ नोट्स बन जाएगी। हमें एग्जाम में बैठ के परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मे बी हमने कोई चैप्टर छोड़ दिया है, टॉपिक छोड़ दिया है या कोई इस तरह की बात है। ठीक है। इसके अलावा ये है कि स्पीड वगैरह के हिसाब से या कहीं पे आपको कोई और मसला आ रहा है, आवाज़ में डिस्टॉर्शन या कहीं पे कोई इशू है, तो आप इसमें क्या कहते हैं कोशिश करेगा कि व्हाट्सएप के ग्रुप में ही एक मैसेज छोड़ दें। तो एक अच्छी बात है क्योंकि मैंने उसकी कोई अभी तक प्राइवेसी नहीं लगाई। बाकी ये है कि अगर आप यहीं पे मैसेज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है चैट बॉक्स में। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। टाइम के ऊपर यार आ जाए करें सारे, लेट होते रहते हैं और फिर ये है कि कंसिस्टेंट भी नहीं रहते। तो टाइम पे हैं, शुरू शुरू वाले चैप्टर है, पहला दूसरा चैप्टर यार हम ट्रायल क्लासेस में ही कंप्लीट कर लेंगे, बाद के बाद वाले जानेंगे। तो इंशाल्लाह ये वाले मेन चैप्टर हम कवर कर लेंगे। तो तब तक साथ रहिएगा और मिलते हैं कल की क्लास में। अभी तक के लिए फिर इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।